गुड आफ्टरनून। स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि अब ये बताओ कि अगर सपोज ये ऐसा है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे चार्ज क्यू रख दिया, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? ग्राफ ये बताओ, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? चार्ज क्यू रख दिया तो फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा जो सरफेस है, जो क्लोज्ड सरफेस है, इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है? इस पॉइंट पे ये क्लोज सरफेस कितना एंगल बना रहा है? 4 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पाई अगर सॉलिड एंगल होगा तो उसके लिए फ्लक्स क्या होगा? फॉर सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई, सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई, फाई कितना हो जाएगा? क्यू एनक्लोज्ड बाय। तो यहाँ से एक चीज क्या समझ में है कि मतलब यहाँ से जितने भी फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होगी, या सपोज नेगेटिव चार्ज होता तो टर्मिनेट होती, तो वो कितने एंगल में रहेगी? वो सब कितने एंगल में डिस्ट्रीब्यूट होगी? जितनी भी फील्ड लाइंस यहाँ से ऑरिजिनेट होगी वो कितने एंगल में डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो 4 पाई सॉलिड एंगल में डिस्ट्रीब्यूट। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, फील्ड लाइंस being originated or terminated from at some originated from or terminated at some isolated point charge are uniformly distributed in 4 pi solid angle, solid angle of 4 pi solid angle और solid angle of 4 pi, इसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? तो उस टाइप से यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक डिस्क है, ये क्या है? डिस्क है, इसका रेडियस r है और इसके एक्सिस पे, यहाँ पे इसके एक्सिस पे ये डिस्टेंस अज्यूम कर लिया x। अब कितना जूम करूँ? ये तो जूम किया हुआ है यार, जूम इन नहीं। तो यहाँ से ये x है और ये डिस्क है, इससे कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे, एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस, इस पे एक चार्ज रख दिया q। चार्ज क्या रख दिया है? q। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा, आपको वो बताना, वो बताना। तो अब ऐसे क्वेश्चन को किससे करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यहाँ पे तो सेम होगी नहीं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? सॉलिड एंगल। क्या बना देना है? यहाँ पे एक कोन बना देंगे। कोन बनाएंगे तो सॉलिड एंगल फाइंड कर लेंगे। पता है 4 पाई के लिए
4 पाई के लिए क्यू इन क्लोज पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसके लिए कितना आएगा फाइंड कर सकते हैं अपन, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहला काम क्या रहेगा अपना, सॉलिड एंगल की वैल्यू फाइंड। सॉलिड एंगल कितना, ये ऐसा है, ये आर है, ज्वाइन कर दीजिए तो एक कोण बन जाएगा। ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसका जो सॉलिड एंगल होगा ओमेगा, ये कितना होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। तो 2 पाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स है तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जगह 1 माइनस कॉस थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया सॉलिड एंगल, ये क्या हो गया सॉलिड एंगल। अब 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, तो अब इस सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, आ जाएगा आंसर। कॉपी कर लो इतना पहले। डन। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, यूनिटरी मेथड फॉर 4 पाई सॉलिड एंगल, फाई कितना हो जाता, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता। तो अगर 1 पाई होता सॉलिड, 1 होता सॉलिड एंगल तो 1 स्टेरेडियन, तो ये कितना हो जाता क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता, है ना। अगर अब ये ओमेगा हो गया सॉलिड एंगल, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा फाई डैश बोल देते, यहाँ पे फ्लक्स लिख देता हूँ, तो फाई डैश कितना हो जाएगा अभी आपका, तो जो भी है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये आ जाएगा, तो फाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा।
तो आंसर कितना जाएगा, 5 डैशेस q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस। क्लियर है? तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो उस डिस्क से इतना फ्लक्स पास होगा, उस डिस्क से इतना फ्लक्स पास होगा। क्लियर है? ऐसे ही थोड़ा एग्जांपल, कुछ कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे इलस्ट्रेशन, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बता दे क्लियर। अब पॉइंट चार्ज क्यों, अब पॉइंट चार्ज क्वेश्चन ही लिख लो, मैं एग्जांपल क्या लिखूंगा। पॉइंट चार्ज क्यों is fixed at origin, fixed at origin. Calculate the electric flux through the infinite plane y equals to a is greater than 0 मान लेते हैं, a is greater than 0. ना इसका आंसर बताइए क्या हो। यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है, अभी एक प्लेट है y इक्वल्स टू a, तो ये प्लेट को ऐसा इस साइड इन्फिनिटी होगा, हर साइड तो इन्फिनिटी होगा ना, इससे पास हो रहा है, ये प्लेट इससे पास हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा आप समझिए। मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो है इसी से पास हो रहा है, जैसे ये है ना, ऐसा ऐसा पास हो रहा है, ऐसा पास हो रहा है इन्फिनिटी। तो ज्यादा बेटर मैं अलग से ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा समझ लीजिए, ये वाली जो लाइन है ऐसी, ये जो प्लेन होगा y इक्वल्स टू a। यहाँ पे चार्ज क्यों रख दिया, इन्फिनिटी है, इस साइड भी इनफाइनाइट, इस साइड भी इनफाइनाइट, उस साइड भी इनफाइनाइट, उस साइड भी इनफाइनाइट। तो अब ये बताओ, इससे जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी, तो आधी हाफ फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, हाफ इस साइड है ना, हाफ फील्ड लाइंस इस साइड आएगी, आएगी या नहीं आएगी? तो ये वाली जो हाफ फील्ड लाइंस इस साइड जो फील्ड लाइंस जा रही है, तो ये तो इनफाइनाइट है, तो ये फील्ड लाइंस कहीं भी जाएगी तो क्या इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी क्या? करेक्ट आंसर है। क्या जब ये हाफ फील्ड लाइंस इस साइड जाएगी तो क्या इस प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेगी ना, ये वाली फील्ड लाइंस, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये वाली फील्ड लाइंस भी तो इंटरसेक्ट करेगी ना यार, कहीं ना कहीं, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये प्लेन, तो ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं कट करेगी, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे तो हाफ फील्ड लाइंस इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो हाफ लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, है ना, फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे चार्ज है, यस, किसी के लिए भी लेते, कोई भी एक प्लेन होता, कोई भी एक प्लेन होता, वो ओरिजिन पे नहीं होता, सिर्फ वो प्लेन किससे, ओरिजिन से पास नहीं होता, ठीक है?
कोई भी प्लेन होता है, यहाँ पे आप अगर प्लेन लेते हैं यहाँ पे ऐसा, तो इस साइड हाफ फील्ड लाइंस इस साइड, हाफ फील्ड लाइंस इस साइड, तो ये वाली जो हाफ फील्ड लाइंस इस साइड होती है वो तो इस प्लेन सरफेस को क्रॉस करती ही, ऐसा समझो। यहाँ पे एक प्लेन है और इनफाइनाइट प्लेन है, इनफाइनाइट है, इस साइड भी इनफाइनाइट, इस साइड, उस साइड भी इनफाइनाइट, इस साइड पूरा इनफाइनाइट। ये जो सरफेस है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सरफेस। तो अभी जो यहाँ से फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होगी, तो हाफ फील्ड लाइंस इस साइड आएगी, यहाँ पे एक रख दो, तो हाफ फील्ड लाइन, यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर दो, इस प्लेन के नीचे जाएगी हाफ फील्ड लाइंस, इस प्लेन के ऊपर आएगी हाफ फील्ड लाइंस। यहाँ पे चार्ज रख दो, तो इसके ऊपर आएगी हाफ फील्ड लाइंस, इसके नीचे जाएगी हाफ फील्ड लाइंस। तो हाफ फील्ड लाइंस जो होगी ये इसको क्रॉस करेंगी। क्यों करेगी? क्योंकि इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, तो कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेगी, इनफाइनाइट पे जाके ही क्रॉस करेगी, बट क्रॉस तो करेगी इस सरफेस। तो हाफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, बट ये वाली फील्ड लाइंस कभी क्रॉस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, इसीलिए फ्लक्स हाफ हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्लियर? नेगेटिव प्लेन है तो इस साइड फील्ड सरफेस एरिया इस साइड मानो, फ्लक्स भी उसी साइड जा रहा है, सरफेस एरिया भी उसी साइड है, यही आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। अरे x इक्वल्स टू ए का मतलब ये है ना यार, ये मान लीजिए x है, ये y है, तो x इक्वल्स टू ए एक लाइन ड्रॉ करोगे, x इक्वल्स y इक्वल्स टू ए की लाइन ऐसी जाएगी, रह जाएगी नहीं जाएगी? तो यहाँ से अभी लाइन पास नहीं हो रही है, लाइन नहीं पास हो रही है, प्लेन पास हो रहा है, प्लेन। तो प्लेन ड्रॉ कर लो, तो ऐसा ड्रॉ कर लो ना, बट ये इसी से पास हो रहा है, पूरा प्लेन इसी से पास हो रहा है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि y इक्वल्स टू ग्रेटर देन ए नहीं हो जाएगा, ये y लेस देन ए नहीं हो जाएगा, ये इस पे इसको कट ही नहीं कर रही है, सिर्फ ये वाली लाइन इसको कट कर रही है, इस प्लेन को। प्लेन तो ऐसा है, प्लेन ऐसा है और ये ऐसा है, मान लीजिए ये ऐसा है, तो आपको ये लाइन सिर्फ कट करेगी, ये सब लाइन थोड़ी कट करेगी। अरे क्लियर है? पेज ऐसा होगा, ये प्लेन ये है, ये वाली जो लाइन यहाँ से जाएगी वो y इक्वल्स टू ए वाली लाइन है, ये पूरी प्लेन है ना। एक बॉक्स जो है वो इस टाइप का है, ये दोनों पैरेलल है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में है ना, 3D वाला पार्ट ये ऐसा पैरेलल। बॉक्स कैसा रहा होगा? कुछ ऐसी लाइन दिखेगी। अभी जो फील्ड लाइंस है, ये वाली लाइन, ये एंगल 60 डिग्री मान लेता हूँ, ये अल्फा मान लीजिए, अल्फा मान लेते हैं। ये जो है ये एच है, और ये जो है ये एल है, ये एल है, और तो किसी की इसको भी मान लेते, देखते हैं कहीं यूज होगा तो कर लेंगे। फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है यहाँ पे, फील्ड लाइंस जो है ये ऐसी यूनिफॉर्म है, ये ई है और ये यूनिफॉर्म। इस सरफेस को, ये जो सरफेस दिख रहा है ये वाला, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इसके पैरेलल है फील्ड लाइंस, इसके बेस के पैरेलल, बेस के क्या है, पैरेलल है, और ये जो है यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
थ्रू दी फर्स्ट वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल ये वाला सरफेस, वर्टिकल सरफेस। सेकेंड slant surface, slanted surface. Third, entire surface of the box, entire surface of the box. बताइए, entire surface of the box. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो क्यों चाहिए तुमको चार्ज? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं आता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म है। वर्टिकल के लिए क्या आया? -ELH, करेक्ट, सही है। वर्टिकल सरफेस, सरफेस कैसा है? ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक देखो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर इस साइड आएगा, आउटसाइड। एरिया वेक्टर क्या जाएगा? आउटसाइड, क्योंकि ये पूरा सरफेस कैसा है? क्लोज्ड है। एरिया आउटसाइड, इस साइड होगा एरिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। और दोनों एक दूसरे 180 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो इससे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? फाइव वर्टिकल, ये कितना आ जाएगा? ई डॉट ए लिख दो, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 180। तो ई ए की वैल्यू कितनी? एल इंटू एच, कॉस 180 इज -1, तो आंसर -ELH, -ELH। सेकेंड, सेकेंड को तुम डायरेक्ट भी बता सकते थे, वैसे तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, बट आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे होता है ये आंसर? सेकेंड इससे स्लैंट सरफेस से। अरे ये बताओ, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे आएगी, क्या इस सरफेस को उतनी ही फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी? जितनी, क्योंकि इस सरफेस को उस सरफेस को थोड़ी क्रॉस कर रही है, इस वर्टिकल को कर रही है और इस स्लैंट सरफेस को कर रही है। दो ही सरफेस को फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ना तो इस सरफेस को कर रही है ना तो उस सरफेस को कर रही है ना? तो दो ही स्लैंट सरफेस को कर रही है। तो अभी यहां से अगर आप देखोगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये जितना नेगेटिव आया है, दूसरा उतना पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? उतना पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर सपोज ये नहीं भी गिवन होता, ये नहीं भी गिवन होता, तो भी फाइंड कर लेते। यहाँ पे मैंने दे दिया, बट नहीं गिवन होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं गिवन होना चाहिए, तो भी आप फाइंड कर सकते थे। ये ऐसा है, फील्ड लाइंस ऐसी है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, होगा या नहीं होगा? तो एरिया को पहले एच के टर्म्स में लिखता हूं मैं, ठीक है? ये यहाँ पे ऐसा ऐसा लिख देना, ठीक है? क्वेश्चन मार्क लगा देना, मतलब ये गिवन नहीं, ये गिवन नहीं, सिर्फ एच गिवन। तो एच गिवन है, ये अगर अल्फा है, इसको मान लेते हैं आप कुछ एल डैश मान लीजिए, एल डैश है, और तो एल डैश इसका जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला, क्योंकि ये तो 90 है,
ये 90 है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये वाला जो h होगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, l डैश cos अल्फा। तो l डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाई cos अल्फा। एरिया कितना हो जाएगा, l डैश इंटू l, तो h बाई cos अल्फा इंटू l। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा अपने को, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो कैसे फाइंड करोगे एंगल, तो देखो यहाँ ये लाइन वर्टिकल बना दीजिए आप, ऐसा मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ए ई, एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर दीजिए और एक इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। ये वाला अल्फा है, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन ई एंड ए क्या है, अल्फा है। तो फ्लक्स क्या लिखोगे, ई डॉट ए, ई डॉट ए मतलब ये कॉस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, तो ये कॉस अल्फा। ई की वैल्यू, ई कितना हो जाएगा, एच एल बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, ई एल एच या ई एच एल। तो जितना ये नेगेटिव हुआ है उतना ये पॉजिटिव हो गया। अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन जिससे पास हो रही है उतनी ही फील्ड लाइन जिससे पास होगी। तो इसका नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ये आउटसाइड होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। कॉपी कर लीजिए। तो थर्ड क्या आ जाएगा, जितनी फील्ड लाइन सेंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट कर रही है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का 0 हो जाएगा, थर्ड का 0 हो जाएगा, है ना। कॉपी डन। थर्ड का आंसर 5 0 हो जाएगा, है ना। जितनी फील्ड लाइन सेंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है, तो आंसर सही। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1, पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे एक चार्ज है माइनस Q, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस Q। ये एक ही लाइन के अलॉन्ग, दो चार्ज है तो एक स्ट्रेट लाइन बनी है। यहाँ से एक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है, इस साइड से ऐसे जा रही है। तो ये वाली जो फील्ड है ये इससे एंगल बना रहा है अल्फा, इससे क्या एंगल बना रहा है अल्फा। Q1 है माइनस Q, एक ही फील्ड लाइन ऐसे एंगल बना रहा है अल्फा। बहुत सारी फील्ड लाइन हो सकती है इस रीजन में, बट यहाँ पे ड्रॉ किया कि ये फील्ड लाइन कितने एंगल से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अल्फा से। तो आपको ये बताना है कि ये कितने एंगल पे डोमिनेट, तो एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल will it dominate at minus Q, will it dominate at minus Q, ये बताइए।
एट व्हाट एंगल विल इट डोमिनेट एट माइनस क्यू, माइनस क्यू पे कितने एंगल पे डोमिनेट, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नोट कर लो। देखिए यहाँ से इसको ऐसे समझना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है ये, तो ये मान लीजिए ये ऐसा है, तो यहाँ से जब ये ओरिजिनेट हो रही है फील्ड लाइंस, यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही है, माइनस Q2 है, इसको मैं मान लेता हूँ बीटा एंगल, ये अल्फा है। अब ये बताइए अगर ये जैसे अल्फा से, अभी तो एक ही है, बहुत सारी लाइंस हो सकती थी यहाँ पे ऐसी, तो अगर मैं ऐसा बना दूं इस टाइप से, यहाँ पे अल्फा ले लूं और यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसा, तो क्या यहाँ पे एक कोण बनेगा, ये वाला एक कोण बनेगा, कहीं पे भी बना सकते हैं है ना। तो अब ये बोलिए ये वाली जो लाइन ऐसे जा रही है, ये अल्फा से, ये भी आके बीटा पे आके ऐसे स्ट्राइक करेगी, बस ये वाली लाइन देख रहे हैं अपन। तो इसके अंदर अगर जितनी भी लाइंस होती, जितनी भी लाइंस होती, ऐसे आके होता या नहीं होता, ये जितना ओरिजिनेट होता उतना ही यहाँ पे डोमिनेट होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये एक सरफेस जो कंसिडर किया है ऐसा, तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, क्या इस चार्ज की वजह से भी उतना ही फ्लक्स इससे पास होगा क्या, इस सरफेस से? क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही है और इस सरफेस को क्रॉस कर रही है, उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ पे आके वही फील्ड लाइंस आके स्ट्राइक कर रही है। मतलब इस सरफेस से इसकी वजह से जितना फ्लक्स पास होगा, इसकी वजह से भी फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। तो फ्लक्स, इसका फ्लक्स कितना, इसका फ्लक्स कितना, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा 1। इसका फ्लक्स कितना, Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा 2। क्लियर है, ये समझ में आया क्या? इसकी वजह से फ्लक्स, इसकी वजह से फ्लक्स इतना, इसकी वजह से फ्लक्स इतना। तो ये वाला टर्म चला जाएगा, तो यहाँ से Q1, अच्छा मैग्नीट्यूड देख रहे हैं इसीलिए अपन ये नहीं लगा रहे माइनस प्लस, वो समझ में आना चाहिए। तो φ1 की वैल्यू, क्योंकि ये इस साइड रहेगा ना, माइनस आएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट, उस टाइप से समझना पड़ेगा आपको। यहाँ से ऐसे समझो, ओमेगा वन कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा, ये कितना आ जाएगा, Q2 इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, हाफ एंगल। तो 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं आप 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, तो 2 से 2 भी जाएगा, ये Q1 से Q1 बाई Q2 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया, और ये साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो गया। तो साइन स्क्वायर को रूट में आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन इनवर्स रूट Q1 बाई Q2, और ये आ जाएगा साइन एल्फा बाई 2, साइन एल्फा बाई, तो बीटा का एंगल ये आ जाएगा, बीटा का एंगल ये आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ से देखो, अब कैसे एक बार चेक भी कर लेते कि ये सही है या नहीं, ये जो एक्सप्रेशन आया करेक्ट है या नहीं। अभी बताओ, ये चार्ज क्यों होता, ये चार्ज क्यों होता, ये चार्ज क्यों होता,
और ये चार्ज भी क्या होता, क्यू होता, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये जितना एंगल होता है ये भी उतना ही एंगल होता ना यार, दोनों एंगल सेम होता। तो आप ये वाली वैल्यू सेम हो जाती तो ये 1 हो जाता। ये 1 हो गया। साइन इनवर्स साइन अल्फा बाई 2, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा। तो ये तो 1 हो गया, साइन साइन इनवर्स चला जाएगा, अल्फा बाई 2 बचेगा, 2 2 कैंसल आउट हो गया, तो बेटा की वैल्यू अल्फा हो गई। बेटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा हो गई। तो जस्टिफाई भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट आएगा अपना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो पढ़ा था अपन ने कि क्या है ये एक यूजफुल टूल है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और या सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट लिखा था ये। तो वही देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं गॉस लॉ का यूज करके, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जो आपको पहले से पता है, जिसका फॉर्मूला आपको पहले बताया गया है, वही सब पहले फाइंड करेंगे। देखते हैं कि कैसे आता है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आर डिस्टेंस पे, एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अरे चार्ज क्यों है, डिस्टेंस आर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना। तो ये एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे मुझे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड फाइंड करनी है। इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है, फील्ड। पहले से पता है क्यू बाय आर स्क्वायर है, गॉस लॉ का यूज करते हैं। गॉस लॉ कहाँ पे यूज होता है, जहां पे सरफेस कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। ये क्लोज्ड सरफेस है क्या, नहीं है। उस क्लोज सरफेस को क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है, क्लोज नहीं है तो क्लोज बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सरफेस कैसा होता था, रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल सरफेस भी हो सकता है। हाँ, इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल सरफेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा। कैसा क्लोज सरफेस बनेगा, ये स्फेरिकल बनेगा, है ना। तो ऐसा क्लोज बना दिया, तो ये बन जाएगा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो अब यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर फाइंड करोगे तो एरिया वेक्टर आउटसाइड होगा, ऐसा ही होगा। तो आप फ्लक्स क्या लिखोगे, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या क्यूब, क्यूब बनाएंगे तो सिमेट्री नहीं आएगी ना यार। समझो क्या बोल रहा हूँ, समझना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से सिमेट्री का होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे रख दिया, यहाँ पे बना दिया क्यू, समझो यहाँ से सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ये क्यू रख दिया, क्या ये बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ और यहाँ पे फील्ड फाइंड करेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा ना।
ऐसा सरफेस लेना है जिसका क्या हो, इससे डिस्टेंस क्या हो, इक्वल। कुछ आई बात समझ में? तो अगर मैं सिलेंडर भी लूंगा, अगर मैं सिलेंडर भी लूंगा तो क्या सिलेंडर से इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा? ये डिस्टेंस सेम ना, ये डिस्टेंस सेम होगा नहीं ना। तो इसलिए ना तो आपको ये लेना है ना ये लेना है। ये कब लेना है वो समझ में आएगा, ये कभी ले सकते हैं वो भी आगे 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 आएगा समझ में आपको। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा फाई क्या होता है आपका, ई डॉट डी एस होता है, क्यू इनक्लोज्ड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ई तो हर जगह पे, यहाँ पे फाइंड करो उसका मैग्नीट्यूड, पहले यहाँ पे ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस आ जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगा, कहीं पे भी फाइंड करेंगे तो। अब ई तो हर जगह पे सेम है, आर डिस्टेंस पे ई का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है, तो ये तो मैग्नीट्यूड ये, इसको बाहर कर दीजिए, ये आ जाएगा डीएस। डीएस डीएस का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब समेशन ऑफ एरिया। तो टोटल एरिया बेसिकली ये क्या होगा, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना, 4 पाई, ये आर है, नहीं स्मॉल आर लिया, सॉरी स्मॉल आर ही रखो, तो ये आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बाय। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पहले भी होता था क्या ये ऐसा, यही आता था फॉर्मूला ना, ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, गॉस लॉ से ये भी है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long infinitely long infinitely long line charge। अच्छा लाइन चार्ज में इनफाइनाइटली क्यों कंसिडर किया, इनफाइनाइटली ही के लिए क्यों वैलिड होगा, क्योंकि जब तक ये इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक हमेशा सिमेट्री नहीं आ सकती है। यस, हमेशा सिमेट्री नहीं आ सकती है। नहीं नहीं डिस्टेंस तो मैटर, डिस्टेंस तो आएगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज में डिस्टेंस आता है, सरफेस चार्ज जब होता नहीं, ये शीट होता उसमें डिस्टेंस नहीं आता, इसलिए ये इनफाइनाइट कंसिडर किया है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, जैसे ये लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग, आप यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे फाइंड करो आर डिस्टेंस पे, सिमेट्री दिखेगी आपको क्योंकि इनफाइनाइट है, क्या दिखेगी, सिमेट्री दिखेगी, इसीलिए लिया है। नहीं तो अगर कोई आपने कोई एक वायर लिया, आपने कोई वायर लिया, उससे भी फाइंड कर सकते, फाइनाइट से भी फाइंड कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, कहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो सिमेट्री आनी चाहिए, सिमेट्री मतलब ये वाली जो लाइन होनी चाहिए, ये इस पे इक्वेटोरियल लाइन बन जानी चाहिए इसकी। ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये इक्वेटोरियल हो जाना चाहिए लाइन चार्ज पे, तभी फाइंड कर पाओगे। क्योंकि बताया है कि जहां पे चार्ज कैसा होता है, सिमेट्री होता है, मतलब यूनिफॉर्म तो होता ही है, नॉन यूनिफॉर्म भी रहेगा बट सिमेट्री रहेगी, स्लैश करके लिखा था सिमेट्री रहेगी, तो वहां पे भी आएगा। तो ये सिमेट्री कब आएगा, जब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तभी आएगा, या फाइनाइट होगा तो उसके मिड पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे तभी आएगा। तो अब ये बताओ, यहां से यार डिस्टेंस इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कहीं पे भी फाइंड कीजिए आप, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, हर जगह सेम। अब इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंडर बनेगा। अब इसका गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, इसको मैं प्लस लैम्डा मान लेता हूँ, ठीक है। चार्ज कुछ आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये हो गया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, डीएसपी डायरेक्शन, यहाँ पे अगर आप फाइंड करते, फील्ड ऐसा हो जाता, फील्ड ऐसा हो जाता बट डीएस परपेंडिकुलर हो जाता, तो ई डॉट डीएस 0 होता, यहाँ पे फाइंड करते तो ई ऐसा आ जाता और डीएस ऐसा आ जाता। इसका मतलब है फ्लैट सरफेस से तो कोई फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, मतलब सॉरी फ्लक्स उससे कुछ नहीं होगा, फ्लक्स जो वैसे भी नहीं पास होगी क्योंकि ये ऐसा है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, उससे कुछ पास होगा नहीं, ऐसा जाएगा फील्ड लाइन से। और यहाँ से वैसे भी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती भी तो इस डायरेक्शन में होती, एरिया वेक्टर ऐसा होता तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता। यहाँ पे फील्ड लाइन होती भी तो ऐसी होती, एरिया वेक्टर ऐसा होता, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता। तो सिर्फ इसके किस सरफेस से फ्लक्स आता, तो जो कर्व्ड सरफेस है उसी से आता। किससे आता, जो कर्व्ड सरफेस है उसी से आता। ये वाला लेंथ मान लेते हैं L, यहाँ से यहाँ तक L पार्ट कंसिडर किया, इसका कितना पार्ट कंसिडर किया, L का पार्ट ही कंसिडर किया। तो आप क्या लिखते हैं, फाई
Q enclosed upon epsilon naught. फाई क्या हो जाता है आपका E डॉट ds, E डॉट ds. Q enclosed क्या लिखते हैं यार, लेंथ क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि मैं चार्ज लिख सकूं, तो लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल. इतने पार्ट में चार्ज कितना होगा, जितना इसके अंदर इनक्लोज्ड होगा उसमें चार्ज कितना, लैम्डा इंटू एल. क्यों इनक्लोज तो यही होगा ना यार, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो इसका पोर्शन है उसी में चार्ज होगा ना यार, उसी के चार्ज को कंसिडर करेंगे ना, कंसिडर उसी के चार्ज को करना है. ये हो गया. अब ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ई इंटू डी एस लिख दिया. डीए लिखो, डीए, डीएस नहीं डीए, मैं डीएस, इसको डीए लिख देना यार, बार बार मैं डीएस लिख रहा हूँ, डीए कर देना डीए. ठीक है, तो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन. आगे देख लेते हैं क्या. ठीक है, जो पहले एक्सप्रेशन पढ़ा है सेम वही आएगा, कॉपी करना. मीडियम में आएगा तो क्या लिखोगे, मीडियम में आ गया तो ये यही लिख दोगे ना, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू बाय एप्सिलॉन. बट मीडियम क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आप इसको लिख सकते हो ना, इक्वल्स टू ई नॉट इनटू ई आर. ये कांस्टेंट रहना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए. सिर्फ एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा. तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, तो यहाँ से ई को बाहर कर दीजिए, डी एस डी ए, ये कितना था लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन. तो ई एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल. कर्व सरफेस एरिया आएगा, एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो ये आपका आंसर
2k लैम्डा बाय r होता था ऐसा। टू के लैम्डा बाय r आता था। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long, infinitely large, non-conducting, non-conducting thin sheet. Thin sheet पहले भी बताया है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये ऐसा, इसके एक ही सरफेस पे चार्ज होगा, किसी एक सरफेस पे ही चार्ज होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस साइड भी इनफाइनाइट, इस साइड भी इनफाइनाइट, सिर्फ इतना ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको लगे सिमेट्री बनाएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, आप चाहेंगे तो आप एक क्यूब भी ले सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि शीट है तो शीट से हर जगह पे डिस्टेंस सेम होगा, इनफाइनाइटली लार्ज शीट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कुछ इस टाइप से ऐसे ही बना लो नया, एक सिलेंडर ले, एक सिलेंडर लेता हूँ, इस ये वाला चार्ज इसके अंदर आएगा, ये सिर्फ ये चार्ज आएगा, इसी की वजह से फ्लक्स यहाँ पे अपन लिखे, है ना। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लीजिए। तो अभी फ्लक्स किस साइड होगा, एक इस साइड होगा फ्लक्स और एक इस साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर बी, इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा ds। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बट एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर ऐसा। दिए दिए तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये और यहाँ पे भी फाइंड करते तो जीरो हो जाता, यहाँ पे भी जीरो हो जाता, यहाँ पे भी जीरो हो जाता, सिर्फ इसका और इसका आएगा, इसका और इसका दो एरिया से पास होगा, ये वाला और ये, है ना। तो क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स कितना होगा, E इंटू एरिया प्लस E इंटू एरिया, दोनों पॉजिटिव ही, E इंटू एरिया, E इंटू एरिया। फ्लक्स को क्या लिखोगे आप, E डॉट डी एस, E इंटू एरिया क्या लिखा मैंने, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। ये E इंटू एरिया कितना आ जाएगा, ये वाला एरिया है A और इसके अंदर चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा। तो क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू एरिया चार्ज अपॉन इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका EA प्लस ये, सेम ही डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐसा आ जाएगा। तो 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आता था, यही आता था। ठीक है, कॉपी। अगर यही कंडक्टिंग होता, ये कंडक्टिंग शीट होता, तो आंसर क्या बन जाता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों हो जाता, क्यों ऐसा आता, क्योंकि इस सरफेस पे भी रहेगा और उसके उस साइड वाले सरफेस पे भी रहेगा, उसके उस साइड वाले सरफेस पे भी रहेगा। इसने क्यूब भी लिया होता तो क्यूब से भी आंसर सेम आता, क्यूब से भी आंसर क्या आता, सेम ही आता।
कंडक्टिंग में क्या होगा, कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, अगर एक सरफेस है तो इसी सरफेस पे चार्ज, अगर आपने यहाँ पे चार्ज रखा तो इसी सरफेस पे होगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो ये वाले सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा ना, ये सरफेस पे, इस पे चार्ज रखा तो स्प्रेड होके इस सरफेस पे भी आ जाएगा ना, अगर ये थिन है तो, थिन है ऐसा है। नॉन कंडक्टिंग में किसी एक ही सरफेस पे चार्ज होगा, है ना, यहाँ पे रख दिया तो यहीं पे चार्ज रहेगा, इस साइड आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन कंडक्टिंग में क्या होगा, इस साइड चार्ज रखोगे तो इस साइड भी आ जाएगा, इस साइड भी आ जाएगा। कंडक्टिंग में क्या होता है, दोनों सरफेस पे चार्ज होता है, बताया हुआ है ये भी। कंडक्टिंग शीट होता तो क्या होता, इसके दोनों साइड चार्ज होता। इतना ही ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा ऐसा, ये थिन है, इसका कोई थिकनेस नहीं होगा, बट ऐसे इसलिए ड्रॉ करें कि आपको समझ में आए कि उस साइड भी चार्ज है, इस साइड तो चार्ज है ही, उस साइड भी चार्ज है, ये समझ में आया तो बस, और कुछ नहीं। उस सरफेस पे भी चार्ज, इस सरफेस पे तो आप देख ही रहे, उस सरफेस पे भी चार्ज है, इसलिए मैंने वो ड्रॉ किया है। तो इसको सरफेस 1 मान लीजिए और ये वाला सरफेस 2 हो जाएगा। तो अगर आप डिस्क लेंगे, ये सॉरी सिलेंडर लेंगे, तो अभी जो सिलेंडर पे आएगा तो यहाँ पे इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। तो ई इसकी वजह से E1, E1 की वैल्यू और दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है, तो E1 प्लस E2 ऐसा दिखेगा, और DS तो आएगा ही, ऐसा भी E1 प्लस E2 और DS तो आएगा ही, DS तो आएगा ही, है ना। तो आप यहाँ पे जब आप E1 प्लस नेट लिखो ना, E1 प्लस E2, क्या नेट लिख देता हूँ, मुझे नेट चाहिए ना, E1 प्लस E2 लिखने का मतलब नहीं है, नेट चाहिए तो नेट E लिख दो। तो यहाँ से फ्लक्स फाई कितना होगा, तो Q इनक्लोज्ड अपॉन थिन है, थिन, अरे थिन है, ये सरफेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये थिन है, इसका कुछ थिकनेस मेजर कर पाओगे, थिकनेस है इसका, बट चार्ज यहाँ पे रखा तो इस साइड चार्ज आएगा या नहीं आएगा, कंडक्टिंग है तो, कंडक्टिंग है तो इस पे चार्ज, नॉन कंडक्टिंग है तो अगर यहाँ पे चार्ज रखा तो सिर्फ यहीं पे रहेगा, इस साइड नहीं आएगा, इस साइड रखा तो इस साइड ही होगा, इस साइड नहीं आएगा। कंडक्टिंग है, यहाँ पे चार्ज रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड होके इस साइड भी आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो, थिन है। बट इसको कैसे शो कर पाएंगे, ऐसे शो कर पाएंगे, यहाँ पे ऐसे समझो, एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यही प्लेन सरफेस है, कोई थिकनेस नहीं है, ऐसा नहीं कि थिकनेस, एक लाइन ही सिर्फ ड्रॉ कर दो ऐसा, इसके इस साइड भी चार्ज है और इस साइड भी चार्ज, फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा तुमको। बट अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूंगा तुम बोलोगे कि ये क्या बन गया, एक वायर बन गया, तो कैसे शो करेंगे कि उस साइड चार्ज है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा बना दिया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। कुछ आई बात समझ में, थिन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा फाई कितना होगा, फाई तो फिर से वही ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए डायरेक्ट लिख दे। क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, तो अभी इस सरफेस पे भी चार्ज है, उस सरफेस पे भी चार्ज है, दोनों पे चार्ज है, तो एक सरफेस पे चार्ज इतना, दूसरे सरफेस पे भी उतना ही चार्ज, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। तो 2EA इक्वल्स टू 2 सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस केस में ए की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। कुछ आई बात समझ में, नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin spherical shell या conducting solid sphere, चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में दोनों सेम होता है, conducting solid
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसा है, इस पे चार्ज जहां पे भी दोगे कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आएगा। कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे, कंडक्टर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। इसका रेडियस क्या है, आर। तो कहाँ पे फाइंड करना है, आउटसाइड फाइंड करना पड़ेगा, सरफेस पे फाइंड करना पड़ेगा, ई इन फाइंड करना पड़ेगा, आउटसाइड सरफेस इन। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। डन। आउटसाइड देख लेते हैं, आउटसाइड सरफेस इनसाइड। केस वन, व्हेन r is greater than r, when r is greater than r outside the sphere। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ से r डिस्टेंस पे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे फाइंड करना है तो फील्ड ऐसी हो जाएगी। मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, जहां पे फाइंड करना है वहां से एक गॉसियन सरफेस ले लिया। गॉसियन सरफेस हो गई, है ना। ये हो गया गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ले लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा डीएस, डीए, बार बार डीएस लिख रहा हूँ मैं। तो आप क्या लिखेंगे, फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस सरफेस, तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिखोगे आप, ई डॉट डी एस। क्यू इनक्लोज्ड क्या है इसके अंदर, इसके अंदर चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है। चार्ज क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन। और ये क्या होगा, ई डीएस की वैल्यू, डीए की वैल्यू कितनी, 4 पाई आर स्क्वायर।
कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से E इन की वैल्यू कितनी हो गई, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। कितना हो गया, kq बाई r स्क्वायर। यही होता था ना यार। case 2 on the surface of a sphere when r equals to r। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ से ई सरफेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो के क्यू बाई आर की जगह पे आर लिख दो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। केस 3 व्हेन आर इज लेस देन आर इनसाइड दिस स्फीयर। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है इस डिस्टेंस पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये आपका क्या है गॉसियन सरफेस। तो क्या लिखोगे, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। क्यू इनक्लोज्ड क्या है, इसके अंदर चार्ज कितना है, 0। नेक्स्ट पेज में आगे लिखता हूँ, इसके अंदर चार्ज क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, 0। तो ई डॉट डी एस की वैल्यू 0, ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ना तो ई 0 है, ना डी एस 0 है, ना तो इसका एरिया 0 है, ना तो इलेक्ट्रिक, ना तो सॉरी ई नहीं, ना तो डी एस 0 है, डी ए, अरे यार बार बार डी एस लिख रहा हूँ। डीएस लिख लो यार, इस बार से मैं डीएस लिख दूं तो, डीएस भी एरिया ही है, डीएस भी क्या है, एरिया ही है। मुझे ज्यादा डीएस लिखने की है तो इसलिए पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या सीखो। थीटा पाई बाई, थीटा दिख रहा है तुमको ना, थीटा क्या है, अरे थीटा क्या है, थीटा क्या है, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल दिख रहा है 0 है, पाई बाई 2 आ जाएगा एंगल। तो क्या 0 होगा, डीएस तो 0 नहीं है, एरिया वेक्टर तो दिख रहा है 0 नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आर लिया है तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, और एंगल भी 90 डिग्री नहीं है, मतलब cos थीटा वाला टर्म भी 0 नहीं होगा, तो 0 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। 0 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। वो तो वही, वो तो पता है ही। ई डॉट डी ए की वैल्यू हो गई 0, ई डॉट डी ए क्या हो गया 0, और ई डॉट ए की डी ए की वैल्यू क्या होगी, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। तो ई डॉट डी ए क्या आ जाएगा आपका, ई डॉट डी ए मैं 0 लिख देता हूँ,
ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा। ये ई हो जाएगा, डी ए की वैल्यू कितनी, 4 पाई r² इक्वल्स टू 0। तो देखो ना तो 4 पाई 0 है ना तो r 0 है, r की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। इसका मतलब ई इन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ई इन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आता भी था 0, ये 0 आता भी था यार। तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ पहले भी ड्रॉ किया हुआ है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक जब आर की वैल्यू आर के इक्वल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 0 होता था। यहाँ से के क्यू बाई आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ऐसा, ये ऐसा। नेक्स्ट लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged non-conducting solid sphere, uniformly charged non-conducting solid, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है इसका मतलब चार्ज जहां पे होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हर जगह पे होगा। चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, ए रेडियस आर है, डेंसिटी भी मान लो रो, तो आप क्यू को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। कहीं पे यूज होगा तो कर लेंगे, कहीं पे यूज होगा भी आ जाएगा। तो इसमें भी क्या बनेगा, केस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन r आउटसाइड, आउटसाइड दिस, यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फील्ड। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड फाइंड करना है, इसमें चार्ज। तो क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो ये अपना क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो गया। ds एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में दिए, तो q की वैल्यू कितनी, फाई कितना हो जाएगा, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिखोगे आप, e डॉट डी एस, क्यू कितना, ई डॉट डी ए, क्यू कितना है, तो इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है। अरे इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये ई हो जाएगा और ये 4 पाई r² हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो, सब जितना एक्सप्रेशन अपन ने पहले लिखा था ये सब, इन सब के लिए वो सब आप डेराइव भी कर सकते हैं। आप डेराइव भी किससे, गॉस लॉ का यूज करके आप डेराइव कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिए।
तो यहाँ से ई आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय, क्लियर है। तो यहाँ से ई इन की वैल्यू आ गई आपको क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आउट, ई आउट। देख लेना यार पहले वाले में, यहाँ पे मैंने इन लिखा था, यहाँ पे मैंने आउटसाइड में इन लिख दिया है, तो देख लेना आउट होगा ये, यहाँ पे भी आउट होगा, इन लिख दिया था यहाँ पे, चेक कर लेना एक बार। शेल की बात कर रहे हैं अपन, केस 1, शेल में भी आउट की जगह पे इन लिख दिया था, उसको आउट कर लेना, एक भी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। केस 2, व्हेन r इक्वल्स टू r मतलब ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस पे, तो ये वाली वैल्यू सरफेस पे क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, पहले भी पढ़ा है, फॉर्मूला भी आपको आता है। केस 3, व्हेन r इज लेस देन r इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, तो सबसे पहले इस केस में आपको चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। मान लीजिए ये सेंटर है, r डिस्टेंस पे आपको फील्ड फाइंड करना है, यहाँ फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा लिख देता हूँ, चार्ज तो पूरे सर पूरे बॉडी में, बट इस चार्ज जिसका रेडियस r है उसका फाइंड करना है मुझे, इसके अंदर कितना चार्ज है ये फाइंड करना है, मैं q मान लेता हूँ, तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो q कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा पहले फाइंड किया था रो की वैल्यू क्या, q बाय 4/3 पाई आर क्यू, स्टार्टिंग में लिखा था q इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ से ये सब कैंसिल आउट होकर ये कितना आ गया, आर क्यू बच, है ना, ये आर क्यूब इंटू आर क्यूब आ जाएगा। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन फाई कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस डी ए, ई डॉट डी ए, क्यू इनक्लोज्ड कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है, तो क्यू है, यही क्यू है, तो ये हो जाएगा ई डी ए की वैल्यू कितनी, तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू कितना है, तो क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू आर, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ई इन कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा क्यू के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर, यही होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यही एक्सप्रेशन आता था, जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर, उसी को लिखा था फिर मैंने के क्यू आर क्यूब इंटू आर, तो ई इन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कभी कभी डेंसिटी के टर्म्स में भी लिखा होगा, ये किसके टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स, तो डेंसिटी के टर्म्स में आप लिख दीजिए इसको ई इन, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, ये हो जाएगा क्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर बाय आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब जाएगा, 4 पाई से 4 पाई जाएगा, तो ई इन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इन इक्वल्स टू रो बाय 3, यहाँ से आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो कभी कभी डेंसिटी के टर्म्स में भी रहेगा, और मैक्सिमम टाइम जो है ये इसी के टर्म्स में रहता है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ई इन ये ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों सेम, थोड़ा फास्ट, ये सब पहले भी कराया हुआ है फॉर्मूला, आपको गॉस लॉ का यूज कर लेना है और इससे डेरिवेशन वो आ जाएगा, थोड़ा फास्ट कीजिए, एक दो डेरिवेशन और है कर देता हूँ।
Done? फिर से इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा दिखेगा? यहाँ से r इक्वल्स टू आर है, ये r है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा जाएगा, यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऐसा। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long cylindrical thin shell यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये तो लिख सकते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल थिन शेल। तो केस 1 व्हेन r is greater than r outside the shell ऐसे। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, ये ऐसा शेल, ये ऐसा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सिर्फ इतना ड्रॉ कर रहे हैं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये इसका एक्सिस है, ये रेडियस r गिवन, इसके सरफेस पे चार्ज, सरफेस पे चार्ज। अब मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पे फाइंड करना है फील्ड, यहाँ से r डिस्टेंस पे क्या फाइंड करना है फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना लीजिए, r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका गॉसियन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अच्छा सरफेस, यहाँ पे जो हेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस सरफेस, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिग्मा। तो यहाँ पे जब फील्ड फाइंड करेंगे तो फाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस या डी ए, क्यू इनक्लोज्ड कितना, तो सिग्मा, एरिया पूरा एरिया आ जाएगा। तो कितना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं अपन, तो ये वाला लेंथ कुछ कंसिडर कर लो एल, ये वाली लेंथ जो है आप कंसिडर कर लीजिए एल, इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, इतना चार्ज हो गया इस सरफेस पे ऑन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा दोनों सेम डायरेक्शन में, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल आ जाएगा, 2 पाई आर एल, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, स्मॉल आर आएगा एरिया में, आर डिस्टेंस पे इस वाले गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं अपन, ये समझ में आ रहा है, इसके अंदर चार्ज इतना है इसीलिए 2 पाई आर एल, ऐसा नहीं कि ये वाला आर कंसिडर कर लिया इसमें 2 पाई आर एल, चार्ज तो इस सिलेंडर पे है ना, इस पे थोड़ी है चार्ज, तो ये वाला है, बट एरिया किसका ले रहे हैं गॉसियन सरफेस वाले सिलेंडर का, तो इसका रेडियस कितना है आर, तो इसीलिए 2 पाई आर एल, 2 पाई एल कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ई आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आउट इज सिग्मा आर बाय आर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट आर, तो यहाँ से ई आउट क्या आ जाएगा, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कॉपी कर लीजिए थोड़ा फास्ट।
क्या कंडक्टिंग है, कहीं पे चार्ज यहाँ पे रखा कहाँ पे अभी, यहाँ पे चार्ज रखा कहाँ पे है, अगर इसके इस साइड चार्ज आ गया, इसके इस साइड, समझो क्वेश्चन को ये समझना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ज इस साइड आ गया, क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि कंडक्टिंग है, तो चार्ज खुद से समझ लेना, चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस सरफेस पे, ये वाला पार्ट डबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, खुद से आ जाएगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया गया है कहाँ पे चार्ज होता है, क्या होता है। डन। तो यहां से क्या आ जाएगा, ई इन आ गया, केस टू, व्हेन व्हेन आर इक्वल्स टू आर, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस पे क्या आ जाएगा, तो यहां से ई सरफेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा, क्या था, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सरफेस पे ई एस की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सरफेस पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। केस थ्री, व्हेन आर इज लेस देन आर, इनसाइड में क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई चार्ज होगा क्या, चार्ज तो इस सरफेस पे है, मुझे यहाँ पे चाहिए, एक्सेस से मुझे यहाँ पे चाहिए आर डिस्टेंस पे, तो गॉसियन सरफेस ये बन जाएगा, ई इसी डायरेक्शन में, डी टी ए भी इसी डायरेक्शन में, यही आपका गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो इसके अंदर चार्ज क्या है, जीरो है, चार्ज यहाँ पे है, चार्ज इस वाले गॉसियन सरफेस पे नहीं है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज क्या है, जीरो, तो ई डॉट डी ए ये जीरो हो जाएगा, ई डॉट डी ए क्या लिखोगे, मतलब ई और डी ए तो सेमी डायरेक्शन में है, तो डी ए मतलब 2 पाई आर एल, तो ना तो आर जीरो है ना तो एल जीरो है, क्या जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ई इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी, ई इन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ग्राफ जब बनाएंगे आप, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, जब आर इक्वल्स टू आर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो जीरो है, फिर ये जब सरफेस पे आएगा तो इसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, लास्ट है ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग non-conducting solid cylinder, तो इसका क्या आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर है, तो केस वन, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर आउटसाइड द सिलेंडर, तो अभी यहाँ पे जो चार्ज होगा वो पूरे बॉडी के अंदर चार्ज होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा, इसका रेडियस आर है, मुझे यहाँ पे चाहिए फील्ड, आर डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए, डायरेक्शन ऐसा, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ये सरफेस अपना क्या बन गया, गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस कितना है आर, एरिया डी मान लिया, और ये वाला डिस्टेंस एल, तो क्या लिखोगे, फाई कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, क्यू इनक्लोज्ड कितना, चार्ज कितना है इसके अंदर, तो जितना इसके अंदर चार्ज होगा वही उतना ही इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा, यही आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इसी के अंदर चार्ज होगा, तो कितना चार्ज है यार, तो अभी डेंसिटी रो हो जाएगी, तो रो इंटू वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, तो पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से E इंटू डी ए कितना, डी ए कितना 2 पाई आर एल, अरे आया ना, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई जाएगा, एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, तो ई आउट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या चल रहा है बाहर पता नहीं, रो आर स्क्वायर अपॉन
एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से ई आउट जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं पीडीएफ तो सेंड करूंगा ही, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है ज्यादा ही। 2 केस है, वो कर देते, फास्ट फास्ट हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। Done? Case 2, case 3। When r equals to r, सरफेस पे क्या हो जाएगा? तो सरफेस पे फॉर्मूला लिख दीजिए, ई सरफेस कितना था, वो कितना था यार, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर था। तो आर की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, ये था ना क्या? हाँ। तो ई एस की वैल्यू सरफेस पे कितना आ जाएगा, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। केस 3, व्हेन r is less than r inside the cylinder, इसके अंदर चाहिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अपन इतना ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर चाहिए, ये गॉसियन सरफेस अपना है, r डिस्टेंस पे चाहिए, r डिस्टेंस, तो फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, चार्ज तो इसके पूरे सरफेस पूरे वॉल्यूम में होगा, चार्ज पूरे वॉल्यूम में है ना? तो यहाँ पे इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो phi इक्वल्स टू q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi क्या होगा, e डॉट dA। q enclosed कितना, लेंथ l मान लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है लेकिन उसका कितना पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, l पार्ट। q enclosed कितना, तो सिग्मा e डेंसिटी, तो रो इनटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर l। r क्यों आया है, क्योंकि इस ये वाला वॉल्यूम गॉसियन सरफेस जो है उसके अंदर जो चार्ज है उसको सिर्फ कंसीडर करना है, ये है गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, पाई, रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, एरिया कितना, 2 पाई आर एल, रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई आर एल कैंसल आउट हो जाएगा, ई इन की वैल्यू क्या आ गई, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। मतलब यहां से ई इन क्या हो गया, ई इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फिर से ग्राफ कैसा आ जाएगा, तो ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर इक्वल्स टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा जाएगा। यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो है गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, अगर वेरिएबल हो गया, डेंसिटी वेरिएबल हो गई तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं पीडीएफ सेंड करूंगा। 2 नहीं आया क्या, नहीं 2 भी आएगा, ये 2 आएगा ना, ये वाला, ये 2 आएगा, एक बार देख लीजिए, इसको 2 कर लीजिए यार, ये 2 आएगा यहाँ पे 2, ये 2 था तो ये 2 आएगा यहाँ, तो रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। एक बार वैसे मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, देख लेना कहीं पे मिस्टेक है तो देख लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फुली गॉस लॉ जो है कल अपना गॉस लॉ वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बचेगा कंडक्टर, उसके बाद आएगा कंडक्टर। चलिए बाय बाय, टेक केयर।